नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा का स्वरूप क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा सफल होगा या फिर गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी के किले को फतेह करेंगे? अखिलेश यादव का पीडीए का फार्मूला क्या चल पाएगा? ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पकड़ रखने वाले संगठन के कुशल कार्यकर्ता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी से जानने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, 400 पार का तो ऐसा नारा प्रधानमंत्री ने दे दिया, ना केवल बीजेपी का हर कार्यकर्ता 400 पार की बात कर रहा है, लेकिन जनता का मिजाज कुछ अलग सा लग रहा है क्या? देखिए, 400 पार का ये नारा नहीं है, ये संकल्प है। और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। मोदी जी ने जो काम किए 10 वर्ष में, उन कार्यों का किस प्रकार से हम जनता के बीच में प्रस्तुतिकरण करें, ये वो 400 सीट जो है, ये उस 10 साल के परिश्रम के आधार पर ये हमने एक संकल्प लिया है। ये जयघोष कहें, ये नारा कहें, जो शब्द आप देना चाहे वो कहे, लेकिन निश्चित रूप से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो बहुत सोच समझ कर कहते हैं। आप याद करो पुलवामा की उस घटना को। जब पुलवामा में वो घटना हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने एक जनसभा में कहा था, सार्वजनिक एक कार्यक्रम में, कि इसके परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, और वो परिणाम भुगतने पड़े। ऐसे ही आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 400 पार, तो निश्चित रूप से आप देखना किस प्रकार से परिणाम में देश की जनता उनके शब्दों का सम्मान रखेगी और परिणाम निश्चित रूप से 400 पार जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश के जो पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसके का भी आपने देखा है, हर चरण में बीजेपी को कड़ी चुनौती जो है वो अखिलेश यादव ने दी है, एक पीडीए का फार्मूला लाकर। देखिए, अखिलेश यादव जो है वो निरंतर 4 चुनाव हार चुके हैं। 2017 का विधानसभा, 2014 का सबसे पहले लोकसभा चुनाव था तो हमने 73 सीटें जीती। 2017 में विधानसभा हुआ तो हमने 325 सीट आई, मात्र 54 सीट पे अखिलेश यादव सिमट कर रह गए। 2022 का चुनाव जो है वो हारे, 2019 का चुनाव वो हारे। अब ये 5वां चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव 5वां चुनाव लगातार विधानसभा लोकसभा का हम गिने तो वो हारने जा रहे हैं। कोई अखिलेश यादव का जनाधार नहीं बचा है। पिछली लोकसभा में यदि आप देखेंगे तो मात्र 1 या 2 सांसद पे अटक गई पार्टी। 80 में से 78 सीटों पर जो पार्टी हारी, उसका क्या भविष्य है, उसकी क्या चर्चा करें? ये तो शिगुफा है, जुमला है कि पीडीए लाएंगे, पिछड़ा दलित मुस्लिम लाएंगे। ये समाज को बांटने का, एक समाज में विद्वेष पैदा करने के अलग अलग प्रकार का षड्यंत्र है। कोई अखिलेश यादव का ये पीडीए शीडीए कुछ नहीं चलेगा। कोई अल्पमत की बात करता है, अल्प संख्यक की बात करता है, कोई बहुसंख्यक की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी सर्वजन की बात करती है। हमारी पार्टी के गुलदस्ते में यदि आप देखेंगे तो सभी पार्टी के लोग हैं, प्रत्येक वर्ग के लोग हैं। यादव भी मिलेगा, जाटव भी मिलेगा, ठाकुर भी मिलेगा, पंडित भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, अपर भी मिलेगा, बैकवर्ड भी मिलेगा, मोस्ट बैकवर्ड भी मिलेगा, दलित भी मिलेगा, महादलित भी मिलेंगे, सभी मिलेंगे। सभी वर्गों को सम्मान हमारी पार्टी ने दिया। ट्राइबल बेल्ट से आने वाली एक साधारण परिवार की महिला को राष्ट्रपति बनाया। एससी वर्ग के व्यक्ति को हमने इससे पूर्व में राष्ट्रपति बनाया। ये संदेश है। लेकिन अखिलेश यादव तो बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि 2004 में 2014 में आए थे और 2024 में चले जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की ताकत भी उसके साथ मिल गई। अखिलेश जी वास्तव में क्या है, अखिलेश यादव कुनबा परस्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यादव और मुस्लिम की MY समीकरण बनाने की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने परिवार के 5 यादवों के अतिरिक्त एक भी टिकट किसी दूसरे यादव को नहीं दिया। 2.5 से 3 करोड़ आबादी आज 25 करोड़ में, 24 करोड़ में है। आज 2.5 से 3 करोड़ मतदाता यादव समाज का। क्या कोई यादव मतदाता जो शेष अन्य हैं इनके परिवार के अतिरिक्त वहाँ कोई नेता नहीं दिखता? पत्नी को टिकट दिया, स्वयं लड़े,
रामगोपाल यादव के पुत्र को दिया, शिवपाल यादव के पुत्र को दिया, धर्मेंद्र यादव उसको अपने भाई को दिया, 5 अपने परिवार के अतिरिक्त एक भी यादव को टिकट नहीं दिया। ये लोग परिवारवादी नहीं है, ये कुनबा परस्त लोग हैं और ये कुनबा परस्ती से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यादव समाज भी इस बार देखना, इनके जो एम वाई समीकरण में सिर्फ एम रह जाएगा, वाई भी इस बार समाप्त हो जाएगा। और स्वयं कन्नौज में फंस गए अखिलेश यादव। तो पिछली बार उनकी पत्नी को हराया हमने कन्नौज में, और आजमगढ़ में जो है उनके भाई को हराया, सारा परिवार हार गया था। इस बार स्वयं अखिलेश आए, अखिलेश कन्नौज को संभाले, क्या पीडीए की बात करेंगे? उनको कोई अधिकार नहीं पीडीए की बात करने का। जिस समय उनके पिता मुख्यमंत्री थे, वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, उस समय पीडीए को क्या दिया? गुंडा राज और जंगल राज के अतिरिक्त क्या दिया अखिलेश ने? आज योगी जी के नेतृत्व में बहुत कुशल सरकार चल रही है, बिजली की जगह बिजली है, और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए कि गुंडे अपराध करने में डरते हैं, भयभीत है, और जिनको कहा योगी जी ने कि मिट्टी में मिला देंगे, उनको मिट्टी में मिला दिया योगी जी ने। लेकिन कांग्रेस ने तो बड़ी युक्ति लगाई और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ किशोरी लाल जो उनके परिवार के, उसको उतार दिया। इतना आत्मविश्वास कांग्रेस ने दिखाया, और रायबरेली अमेठी वो चुनौती के साथ करें कि जीतेंगे। देखिए, राहुल जी के भाग्य में प्रधानमंत्री बनना नहीं लिखा है। कांग्रेस को जो है वो समाप्त करने में लगे हुए हैं, और वास्तविकता ये है अमेठी और रायबरेली में तो बहन भाई की इतनी लड़ाई थी कि जिस दिन नॉमिनेशन होना था, रायबरेली में लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की, पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि पर उन्होंने पर्चा दाखिल किया। बहन भाई के बीच इतना विवाद था, इतना संघर्ष था। प्रियंका ने स्वयं कहा परिवार के अंदर बैठ के कि मैं लड़ूंगी माँ की सीट पर रायबरेली में, और राहुल अमेठी गए थे, अमेठी ने जिताया भी, और फिर अमेठी ने यदि हराया तो वो अमेठी की चुनौती स्वीकार करे। लेकिन राहुल गांधी भाग गए वहाँ से, प्रियंका के अधिकार को मार लिया। घर में बहुत विवाद है, आपने देखा कितने दिन प्रियंका गांधी प्रचार में नहीं गई, और आखिरकार मजबूरी में वो जो है परिवार की एकजुटता दिखाने के लिए वो प्रचार में गई। सेफ सीट रायबरेली उन्होंने ढूंढी राहुल जी ने, लेकिन राहुल जी वहाँ पे भी हारने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की बैसाखी पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का तो कोई जनाधार बचा ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्या देश में नहीं बचा? कहाँ 15-15, 18-18, 20-20 राज्यों में उनकी सरकार होती थी, आज सिमट करके कहाँ आ गई है? छोटी सी पार्टी केजरीवाल की बैसाखी ढूंढते हैं। अरे जो आदमी जेल में चला गया उसके साथ गठबंधन करते हैं, जो घोटालेबाज के साथ गठबंधन करते हैं। दोबारा 2 तारीख को वो जेल में गया, और देखना निकलेगा नहीं, इतना भयंकर घोटाला उन्होंने किया है। सैकड़ों करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आए थे, वही घोटाले में उतरने लगे। लेकिन राजेश जी, एग्जिट पोल में जो दिखाया गया है एनडीए की सरकार बताई गई है, लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर 300 से कम रहती है बीजेपी तो ठीक है, हम मानेंगे कि जनता का वो वोट पड़ा, नहीं तो अगर ऊपर गई तो ईवीएम का। ये एक नैरेटिव भी दिया जा रहा है। दिग्विजय सिंह का तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कोई भी आप चले जाइए मीडिया में, किसी वो जो है वो लादेन को लादेन जी कह देते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात क्या करना। उनका तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, ये तो हताशा और निराशा की बात है। अभी से पहले से ही उनको लगता है कि हम हारेंगे तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर दो। कभी कहते हैं कि बैलेट जो पेपर आएंगे उनको पहले से उनका परिणाम, अरे पहले करो या बाद में करो। मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो 400 पार होने वाला है, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। सारी कांग्रेस आज जो है कांग्रेस को छोड़कर भाग रही है। कहीं आप चले जाओ, किसी भी प्रदेश में चले जाओ, कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है। राहुल गांधी जैसे अक्षम लोग, जिनके अंदर कोई सामर्थ्य और सक्षमता नहीं है, ऐसे लोगों का नेतृत्व होगा तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति वहाँ काम करने में सम्मान महसूस नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर मायावती की आप भूमिका को देखेंगे तो उसने अपने जो भतीजे हैं उसको बीच चुनाव प्रचार में हटा दिया। चंद्रशेखर रावण भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है बीजेपी के लिए, और कह रहे हैं कि बड़ा कठिन मुकाबला, जो मार्जिन है वो बहुत कम रहेगा। कैसे देखें? निश्चित रूप से नगीना का विधानसभा का जो चुनाव है वो थोड़ा सा, क्योंकि 4 कोणों पे वो संघर्ष है,
तो वहाँ पर 4 कोनों पे संघर्ष होने के कारण से वहाँ नज़दीकी लड़ाई है, लेकिन निश्चित रूप से वो भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पर मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया आकाश आनंद को, और फिर जिस प्रकार से वो कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया, वो नगीना गए और वहाँ पर जो है रावण पे भी, चंद्रशेखर रावण पे भी जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी करी, और तुरंत बाद मायावती ने जिस प्रकार आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी से ही नहीं, केवल उनको जो दायित्व दिया था संयोजक का या कन्वीनर का, उस दायित्व से भी उनको पदमुक्त कर दिया। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मायावती को ये खतरा है कि कहीं चंद्रशेखर रावण की तुलना में आकाश का क्या रहेगा, आकाश को लोग किस तरह से लेंगे और किस प्रकार से समाज में संदेश जाएगा। वो कुछ गलतियां भी उन्होंने अपने उद्बोधन में और भाषण में की, हल्का भी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का भी उन्होंने जो प्रयास किया। मेरे को लगता है कि चंद्रशेखर रावण और आकाश आनंद ये दोनों युवा हैं, और युवाओं के बीच समाज में नेतृत्व की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं मायावती ने आकाश आनंद को हल्का पाया होगा, इसलिए उन्होंने बैकफुट पे उसको लिया है। एक आखिरी सवाल, कितनी सीटें आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आने जा रही हैं? मेरे को लगता है कि हमारी पार्टी ने जो 80 में से 80 का नारा दिया है, तो मैं उत्तर प्रदेश के अधिकांश सीटों पे मेरा जाना हुआ, दौरा हुआ, प्रवास हुआ, तो उसमें से 2-3 सीटों को यदि छोड़ दें तो वहाँ पर मेरे को फाइट भी नहीं दिखती है। एक मैनपुरी माननीय मुलायम सिंह जी का जो अपना गृह जनपद है, उनके प्रति लोगों की वहाँ सहानुभूति है, वहाँ मेरे को थोड़ी सी फाइट दिखती है, या आजमगढ़ में मेरे को थोड़ी सी फाइट दिखती है, या कोई एक आध सीट और ऐसी अन्य है। मेरे को लगता है बाकी कहीं उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। निश्चित रूप से हम 80 का हमारी पार्टी ने नारा दिया था, 80 सीटों के निकट ही हम जीतेंगे, ये पूर्ण विश्वास के साथ। रायबरेली में जो लोग कहते हैं कि राहुल जी जीतेंगे, राहुल जी रायबरेली में भी हारेंगे, और अखिलेश यादव कन्नौज में हारेंगे, और भविष्य में कन्नौज से चुनाव लड़ने का अखिलेश यादव साहस नहीं जुटा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, ब्रॉडकास्ट मंत्रा से बात करने के लिए। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने किले को बचाकर रखेगी और जीत हासिल करेगी। लेकिन विपक्ष जिस तरह के दावे कर रहे हैं, ये तो कल 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।